हेलो दोस्तों, मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नामदीप में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने ये इस YouTube चैनल की शुरुआत की है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक का पूरा गणित का सिलेबस कराने के लिए किया है। तो मैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर पूरा गणित का सिलेबस कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का करवाऊँगा। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी NCERT RBC क्लास 11 चैप्टर पर सेट यानी कि समुच्चय होता क्या समुच्चय उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या होता है? सेट होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट या फिर समुच्चय। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास पूरी हेल्पफुल रहेगी। तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय या सेट कहलाता है। अब इस सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? यानी कि सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड कहेंगे जिसको अपने परिभाषित कर सकें या जिसकी अपने परिभाषा दे सकें, या फिर कहें कि जो संग्रह होगा, वस्तुओं का जो संग्रह होगा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? जो कलेक्शन है, कलेक्शन या फिर क्या कहें हिंदी में संग्रह, वो क्या नहीं होना चाहिए? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय या फिर सेट। या इंग्लिश में कहें तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? जो कलेक्शन जो होना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि बदलना नहीं चाहिए। कैसे? अगर मैं आपको कहूँ 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी? 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या मैंने लिखा यहाँ पर 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्याएं। अब 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या होती कौन कौन सी है? 1 से 10 तक अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अपने को कौन कौन सी लेनी है? 1 से 10 तक कौन सी लेनी है? विषम प्राकृत संख्या। तो इसमें विषम कौन कौन सी? 1 3 5 7 और 9। और कहाँ तक लेनी है? 10 तक। 10 से पहले कौन सी? 1 3 5 7 और 9। अगर मैं किसी से भी पूछूं भी 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो हर बच्चे का या हर व्यक्ति का जवाब क्या रहेगा? 1 3 5 7 9। क्या ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होगा? नहीं। ये जो पर्सन टू पर्सन कलेक्शन है, जो संख्याओं विषम प्राकृत संख्याओं का जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। किसी से भी पूछूं मैं, आप किसी से भी पूछना, आप खुद भी देखना कि जो 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 3 5 7 और 9 ही होने वाली है। कोई अन्य व्यक्ति इसके अलावा 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या नहीं बताएगा। यानी कि जो ये कलेक्शन है वो क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? नहीं। तो अपने कह देंगे ये क्या है? एक समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है। यानी कि 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या है वो क्या है? समुच्चय है। अगर मैं कहूँ अब आप 5 मनपसंद फिल्मों के नाम बताइए, तो वो क्या हर व्यक्ति के हिसाब से एक जैसा होगा क्या? मेरे लिए वो कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, आप किसी और से पूछेंगे तो उसके लिए वो 5 मूवीज़ कुछ भी हो सकती है। तो वो जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो सकता है ना। तो उसको अपने कहेंगे वो क्या होगा? सेट नहीं होगा, है ना। इसी तरह से अगर आपको पूछूं क्रिकेट के लोकप्रिय खिलाड़ियों के नाम, तो क्रिकेट के लोकप्रिय खिलाड़ियों से क्या मतलब हुआ? कि वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम होगा क्या? नहीं। कि मेरे लिए वो कुछ लोकप्रिय खिलाड़ी और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। तो वो जो
लोकप्रिय खिलाड़ियों का कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। चेंज हो रहा होगा तो उसको कहेंगे वो क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा। तो सेट कौन सा होगा, कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन क्या ना हो, चेंज नहीं हो। तो अब क्या पढ़ा आपने, सेट समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि जिसको परिभाषित किया जा सके, या फिर कहीं जो कलेक्शन होगा या जो संग्रह होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं, समझते हैं। मैंने लिखा द्विघात समीकरण, x² बराबर 16 का हल। द्विघात समीकरण x² बराबर 16 का जो हल है वो क्या समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं अपने जो द्विघात समीकरण x² बराबर 16 का, अगर यहाँ से इसका x के मान निकालूँ तो क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस क्या आएगा 4, यानी कि x का मान प्लस का 4 भी हो सकता है और क्या हो सकता है -4 भी हो सकता है। तो ये जो x बराबर प्लस -4 है वो क्या पर्सन टू पर्सन चेंज होगा क्या, यानी कि जो ये समीकरण होने वाली है x² बराबर 16, ये जो कोई भी अगर इसको हल करेगा तो उसके लिए x बराबर प्लस -4 यही आएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला। तो जो द्विघात समीकरण x के बराबर 16 का जो हल आएगा वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो यानी कि क्या होगा, -4 और 4 कह सकते हैं द्विघात समीकरण का जो हल है -4 और 4 वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो कह सकते हैं जो x² बराबर 16 का जो हल होगा वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा। और उदाहरण लेते हैं, अगर मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अपने को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है क्या, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या इनके अलावा कुछ कलेक्शन या कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर है वो क्या होगा, एक समुच्चय होगा, क्योंकि जो ये संग्रह है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला, सभी के लिए यही रहेंगे, ए ई आई ओ यू। अब तक अपने क्या पढ़ा, समुच्चय की क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी और कुछ उदाहरणों से इसको समझा भी समुच्चय है या नहीं है। तो एक बात क्या पढ़ा था अपने, सेट के बारे में क्या पढ़ा था, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, सेट की परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो सुपरिभाषित से मतलब बताया, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो संग्रह है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो कई बार इस ऑब्जेक्ट की जगह एलिमेंट भी लिख सकते हैं अपने, या फिर मेंबर्स भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, मेंबर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि अवयव भी लिख सकते हैं और सदस्य भी लिख सकते हैं। जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो इन जनरल ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है या एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, समुच्चय को कितनी विधियों से निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से अपने समुच्चय को निरूपित करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए, तो समुच्चय निर्माण की कितनी विधियाँ, 2। एक नंबर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। 2 नंबर पर समुच्चय निर्माण रूप या इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। अब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होती क्या है, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको कोमा के द्वारा अलग अलग करके और मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख देना, वो कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होती है। जैसे मैं बात करूँ, मैंने लिखा 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्याएं, 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या। अब 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्या होती कौन सी है, 1, 3, 5, 7 और 9। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में होता क्या है, उन जो समुच्चय है उसके अवयवों को अलग अलग लिखा जाता है और कोमा के द्वारा सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है और इसको एक मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और इसको कोई नाम दे दिया जाता है, जैसे लेट से मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने लिखा 1 से 10 तक विषम प्राकृत संख्याएं, तो जो ये समुच्चय है तो इसके सभी अवयवों
कोमा के द्वारा अलग करते हुए एक मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख देना। कौन सी फॉर्म? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होती है। और समुच्चय को दर्शाने के लिए कोई नाम दे दिया जाता है। लेट से मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ए। आप कोई भी नाम दे सकते हो अल्फ़ाबेटिक, यानी कि कैपिटल लेटर में आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो, ए बी सी, जो आप चाहे वो आप नाम इसको दे सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में। यदि इसके अंदर, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अपने को पता अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनको कोमा के द्वारा क्या किया जाता है? सेपरेट या अलग किया जाता है, और इसको क्या किया जाता है? मंजिला ब्रैकेट में लिखा जाता है। और इस समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर मैंने लेट से इसको क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। लेकिन जो अपने समुच्चय लिखेंगे, अगर समुच्चय के अंदर अल्फ़ाबेट के कोई अवयव है तो उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर कोई लिखना चाहे तो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। कौन से लेटर में लिखते हैं? जो अंदर अवयव होते हैं उनको क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और जो समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उन अवयवों को लिखा जाता है, जो समुच्चय के अवयव उनको लिखा जाता है, उनको कोमा के द्वारा अलग किया जाता है और इसको मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये तो कौन सी फॉर्म है? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म है? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। अब अपने समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है। आइए दूसरी विधि, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। जैसे मैंने लिखा था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, क्या लिखा था? ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे लिखा था। ये कौन सी फॉर्म थी? टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? तो लेट से इसको क्या नाम दिया? मान लिया कोई सेट है, कोई ए, आप कुछ भी दे सकते हो, बी सी डी, जो आप चाहें। लेट से मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ए कोई समुच्चय, उसमें क्या अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। अब अपने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो ए कोई सेट है, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? मैंने मान लिया कोई समुच्चय ए है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? एक्स। अब इस एक्स की परिभाषा या एक्स का गुणधर्म क्या है वो इसके आगे लिखा जाता है। वी एक्स क्या है, एक्स के बारे में वी एक्स क्या गुण रखता है, एक्स की परिभाषा क्या है, एक्स को आपने किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक्स के बारे में लिखेंगे। एक्स क्या है? तो एक्स क्या है? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के और मंजिला ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। तो ए बराबर क्या है? मैंने मान लिया कोई ए समुच्चय, उसके अंदर एक्स है, और एक्स का गुणधर्म क्या है? ये एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। तो उन समुच्चय के अवयवों को अलग अलग करके कोमा द्वारा अलग करके लिख देना, वो तो कौन सी? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। और इसके समुच्चय निर्माण रूप कैसा होगा? मैंने मान लिया कोई समुच्चय ये ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक्स एलिमेंट है। और यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स का गुणधर्म क्या है? एक्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स क्या गुण रखता है? भी एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। तो ये तो हो गया उसका समुच्चय निर्माण रूप। और ये क्या होगा इसका? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो आइए अपने कुछ और उदाहरण देखते हैं, समझते हैं रोस्टर को टेबुलर फॉर्म या टेबुलर को रोस्टर रूप में अपने कैसे लिख सकते हैं। आइए समझते हैं। आइए एक उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिखा, ए कोई सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक्स एलिमेंट। अब इस एक्स का गुणधर्म क्या है? एक्स क्या गुणधर्म लिखता है? देखते हैं, सच दैट। इसको बोलते हैं सच दैट, यानी कि जहाँ एक्स क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या है, तथा जो एक्स स्क्वायर है वो कम है 51 से। किससे कम है? 51 से कम है। मैंने समुच्चय लिखा ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट? एक्स एलिमेंट। और एक्स का गुणधर्म क्या है? एक्स क्या गुणधर्म रखता है? एक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या है, तथा एक्स स्क्वायर कम है किससे? 51 से। यानी कि उस संख्या का अगर वर्ग करें तो किससे कम होना चाहिए? 51 से कम होना चाहिए। तो ये कौन सी फॉर्म है? तो आप कहेंगे कौन सी है? ये सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट को बनाने वाली फॉर्म, जिसको अपने परिभाषा के रूप में लिखा। यानी कि एक्स के अंदर एक्स एलिमेंट है, उस एक्स का क्या गुणधर्म है? एक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या है, और एक्स स्क्वायर किससे कम होना चाहिए? 51। अब इसको अपने लिखेंगे सेट
इसको अपने लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो इसका रोस्टर, तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी कि ए कोई सेट है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने x, यहाँ पे लिखा x स्क्वायर। अब प्राकृत संख्या है तो वो 1 से स्टार्ट होगी। अब मैंने 1 ले लिया तो उसका वर्ग किया तो क्या मिला मेरे को 1 मिलेगा। 2 लिया तो 2 का वर्ग किया तो मेरे को क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसी तरह से मैंने 3 लिया, 3 का वर्ग किया तो मेरे को कितना मिलेगा 9 मिलेगा। 4 लिया तो 4 का वर्ग किया तो मेरे को कितना मिलेगा 16। 5 का वर्ग किया तो 25। 6 का वर्ग किया तो 36। इसी तरह से 7 लिया, 7 का वर्ग लिया मिला तो कितना मिलेगा 49। अब आगे देखो 8 का वर्ग में करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन वो कह रहा है एक्स स्क्वायर किससे कम होना चाहिए 51 से कम होना चाहिए। तो 51 से कम कहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 51 से कम होता है। 8 का स्क्वायर लेते 64, तो 51 से क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी कि इस कंडीशन जो अपने को शर्त दी गई थी उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो संतुष्ट कौन कौन से कर रहा है, एक्स का मान 1 से ले 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि ये जो समुच्चय है उसके अंदर जो अवयव हैं कहाँ से कहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि ए कोई समुच्चय है उसके अंदर जो एलिमेंट या अवयव होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, जिसके लिए जो एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा ही क्या होगा 51 से कम होगा। इस शर्त को भी इस अवयव संतुष्ट करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म। और ये वाली कौन सी थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछा आपको समझ आ रहा है तो आपको हाँ या ना कहना है। अगर नहीं समझ में आता तो आपको वीडियो को पीछे करना है, दोबारा से देखना है और दोबारा से समझने का प्रयास करना है। अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखिए, उसको आगे देखिए। अब देखो जो ये मैंने बताया जो रोस्टर फॉर्म होती है, अगर इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट है उसको किस में लिखा जाता है स्मॉल लेटर लिखा जाता है। लेकिन अगर रोस्टर रूप में लिखे तो कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि रोस्टर फॉर्म लिखते हुए जो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वो क्या नहीं होने चाहिए रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट क्या नहीं आना चाहिए दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बात करूँ, मैंने लिखा स्कूल, यानी कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है जो एलिमेंट है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर एक एलिमेंट एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। जैसे मैंने कहा स्कूल शब्द में जो स्कूल ये शब्द है इसके अंदर सभी जो अवयव हैं इनका एक क्या बनाओ समुच्चय बनाओ। तो आप समुच्चय कैसे बनाओगे SCHOOL और मंजिला ब्रैकेट। क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि इसमें क्या हो गया ओ 2 बार आ गया। सेट जो ये रोस्टर फॉर्म होती है इसके अंदर एक एलिमेंट दोबारा नहीं आ सकता। तो सही क्या होगा इसका SCHO और L और इसको मंजिला ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्कूल शब्द में जो अल्फ़ाबेट है उनका क्या हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। ये तो क्या था गलत, क्योंकि एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता। समुच्चय यानी कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखते समय एक अवयव एक ही बार आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें एक सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू, उसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका बिलोंग्स टू का, जैसे समझो इसको। जैसे मैंने लिखा ए समुच्चय, इसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5 और 6। अगर कोई इसमें से मेरे को कोई अवयव लेना है, अगर मैं कहूँ 3, क्या ये 3 ए के अंदर है तो इसको इस तरह से देंगे, यानी कि 3 बिलोंग्स टू ए। यानी कि जो 3 है वो समुच्चय ए का क्या है अवयव है। इसका क्या मतलब है जो 3 है वो ए का क्या है अवयव है। या इसको कैसे पढ़ेंगे जो 3 है बिलोंग्स टू ए, यानी कि वो 3 है वो ए के अंदर क्या करता है बिलोंग करता है। यानी कि 3 है वो जो क्या ए का क्या है अवयव है। अब मैंने यहाँ पर लिखा 7 बिलोंग्स टू ए। क्या 7 ए का अवयव है? नहीं है तो इसको पढ़ेंगे नोट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे तो क्या 7 क्या है ए का अवयव नहीं है। 7 ए का अवयव नहीं है। 7 क्या जो ए का अवयव नहीं है, यहाँ लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 है वो ए का अवयव नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 3 बिलोंग्स टू, यानी कि 3 है वो ए को क्या करता है बिलोंग करता है, यानी कि 3 ए का क्या है अवयव है। अगर
कोई अवयव उस समुच्चय का अवयव नहीं होता तो उसको कह लेंगे नोट बिलोंग्स, यानी कि साथ ए का अवयव नहीं है, एक है नोट बिलोंग्स टू का। ठीक, नोट बिलोंग्स टू का सिंबल है। उम्मीद करता हूँ आप समझोगे। अब कुछ गणितीय समुच्चय भी होते हैं। अब वो गणितीय समुच्चय कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए तो लिखेंगे गणितीय समुच्चय। इंग्लिश में बोले तो मैथमेटिकल सेट्स। अगर बात करूं पहले एन क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृत संख्या होती कौन सी है? जो एक से क्या हो स्टार्ट हो, यानी कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। एन क्या होता है? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 2 नंबर पर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? सेट्स ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो लिखेंगे सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या होती कौन सी है? 0 1 2 3, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं। अब आता है 3 नंबर पे आई है, इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो सेट्स ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ इंटीजर, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। सेट्स ऑफ होल नंबर तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या। अब यानी कि होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या में अगर अपने ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दें तो वो क्या हो जाएगा? सेट्स ऑफ इंटीजर, यानी कि वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं जिसमें ऋणात्मक संख्या में अपने शामिल कर दें तो वो क्या हो जाएगा? सेट्स ऑफ इंटीजर। यहाँ पर बात करूँ तो मैं 1 2 3 मंजिला ब्रैकेट के अंदर सेट है तो इसको किस में लिखते हैं? मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसको नेचुरल नंबर का है तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एन से। तो 1 2 3 आगे 1 2 3 डॉट लगे तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक है। अगर सेट्स ऑफ होल नंबर की बात करूँ तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब सेट्स ऑफ इंटीजर की बात करूँ 0 1 2 3, इधर -1 -2, इस तरह से ना। तो सेट्स ऑफ इंटीजर इसको प्रदर्शित करते हैं आई एन जेड से। सेट्स ऑफ होल नंबर इसको प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इसको प्रदर्शित करते हैं एन से। अब आगे देखो, आगे आता है क्यू। क्यू क्या होता है? सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, प्रिमेय संख्याओं का समुच्चय। प्रिमेय संख्याओं का समुच्चय। प्रिमेय संख्या होती कौन सी है? संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न वाली संख्याएं, उनको क्या बोलते हैं? प्रिमेय संख्या, यानी कि जिनको p बटा q के रूप में अपने लिख सकते हैं, जहाँ पर p और क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इसका मतलब क्या? बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और q कभी भी क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। q कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो प्रिमेय संख्या क्या होती है? जिनको p बटा q के रूप में अपने लिख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, मैंने लिखा 5, क्या एक प्रिमेय संख्या है? बिल्कुल है। इसको क्योंकि 5 बटा 1 यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिखा 2 बटा 3, तो ये भी क्या है? एक प्रिमेय संख्या, इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखो, ये तो हो गया सेट्स ऑफ रेशनल नंबर। आगे आता है, इसको कहते हैं q डैश। क्या होता है q डैश? सेट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याओं का समुच्चय। अप्रिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। संख्या जिनको p बटा q के रूप में अपने नहीं लिख सकते, वो क्या होती है? अप्रिमेय संख्याएं। या वे संख्याएं
जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, इस तरह से √2, √3, तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, अप्रिमेय संख्याएं। अब आते हैं आगे आर, यानी कि सेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनको प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या मिला दी जाए, यदि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या को मिला दिए तो वो कौन सा क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखो कई बार लिखा होता है i प्लस या फिर z प्लस। अब i या z क्या होता है, इंटीजर होता है, और प्लस लगा होता है, इसका मतलब अपने को वे संख्या ही लेनी है जो क्या है, धनात्मक है। धनात्मक संख्या कौन सी, 1, 2, 3, है ना, तो प्लस लगा तो वो कौन सी लेनी है, धनात्मक संख्याएं लेनी है। कई बार लिखा होता है r प्लस, यानी कि रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या में वे संख्याएं लेनी है अपने को जो क्या हो, धनात्मक हो। तो ये था कुछ समुच्चय के बारे में, समुच्चय की मैंने आपको परिभाषा करवाई, फिर कुछ गणितीय समुच्चय बताए। अब समुच्चय होता क्या है, समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा या कौन सा समुच्चय नहीं होगा, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ आपकी किताब में उदाहरण दिए गए हैं, उनको अपने करते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। कह रहा है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। किस में लिखिए, रोस्टर रूप या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखिए। अब देखो समीकरण क्या है, x² + x - 2 = 0। चूँकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण है तो इसके हल कितने आएंगे, यानी कि x के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देखो कैसे हल करते हैं, इसका गुणांक कितना है, x² का कोफिशिएंट गुणा कितना है, 1। गुणा करने पर तो अपने को -2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये x² प्लस में 2x माइनस x माइनस 2 = 0। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा, x + 2। यहाँ से -1 कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा, x + 2 = 0। अब यहाँ से x + 2 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा, x - 1 = 0। यानी कि यहाँ से x बराबर क्या होता है, एक तो -2 भी हो सकता है और x बराबर क्या होता है, +1 भी हो सकता है। अब इसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को अलग अलग लिखा जाता है और कोमा के द्वारा अलग करके लिखा जाता है, और उसको कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है, मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो मैंने लगाया मंजिला ब्रैकेट। अब समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, -2 और 1, इसको लिखा जाता है मंजिला ब्रैकेट के अंदर, और इनको कोमा के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। आप इसको कोई नाम देना चाहो तो आप नाम भी दे सकते हैं। तो क्या हो गया, -2, 1। इसको यानी कि एक बात ध्यान रखना, समुच्चय लिखते वक्त क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अगर आप 1 पहले भी लिख सकते हो और -2 बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1, -2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसा चाहें आप वैसा आप लिख सकते हैं। आइए आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² क्या है, 40 से कम है, को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर यहाँ टेबुलर फॉर्म, एक सेट दे रखा है जहाँ पर x उसका एलिमेंट है, कोई समुच्चय है, उसका एलिमेंट क्या है, x है, और x का गुणधर्म क्या है, यानी कि x की परिभाषा है कि x है क्या, धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और x² क्या है, 40 से कम है, को किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। अपने मान लिया कोई सेट, इसको नाम दे देते हैं अपने, क्या a नाम दे देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर x लिया मैंने, यहाँ पर क्या लिया, x²। अगर x का मान मैं 1 लूँ और इसका वर्ग कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 लूँ तो 2 का वर्ग कितना, 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। क्या 7 लेंगे अपने, नहीं, क्योंकि इसका वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 49 आ जाएगा। जो दी गई जो शर्त है उसके क्या होगा, विरुद्ध होगा। तो अपने x के कौन से एलिमेंट लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 6 तक जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 6 तक जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 40 से कम आएगा। तो मान लिया समुच्चय क्या है, a, इसको समुच्चय को नाम क्या दे दिया, a। अब रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं और उनको कोमा द्वारा अलग करते हैं, और कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं, मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो एक धन पूर्णांक x² क्या हो, 40 से कम हो, तो कौन कौन से अवयव हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है।
इसको मंजिला ब्रैकेट या इसको करली ब्रेसेस भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ रहा है तो इसको करली ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो इन अवयवों को रोस्टर रूप में क्या लिखते हैं, कोमा द्वारा सेपरेट करके एक करली ब्रेसेस या मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा तो उसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। आप इसको कोई नाम दे भी सकते हैं, देना चाहें, अगर नहीं देना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है यहाँ पर ए है, आप बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3, समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 डैश 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर इस अपने को समुच्चय दे रखा है 1 4 9 16 25 इस तरह से ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, क्या ये 1 का वर्ग नहीं है, ये क्या है, क्या ये 2 का वर्ग नहीं है, क्या ये 3 का वर्ग नहीं है, क्या ये 4 का वर्ग नहीं है, क्या ये 5 का वर्ग नहीं है, इसी तरह से आगे 6 का वर्ग 7 का वर्ग। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें से माने कोई x एलिमेंट है, उस x का क्या गुणधर्म है, x की परिभाषा क्या है, ताकि उसको बाद में अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो वापस अपने को क्या मिल जाए, ये समुच्चय मिल जाए। तो माने तो ये कोई क्या है, ए समुच्चय है, ए समुच्चय है, इसमें से मान लिया कोई x एलिमेंट है, वो x क्या है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग। तो x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, किसका वर्ग है, प्राकृत संख्या का करली ब्रैकेट। x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। क्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, बिल्कुल, उसका वर्ग 1, 2 भी प्राकृत संख्या, इसका वर्ग 4, 3 भी प्राकृत संख्या, इसका वर्ग 9, 4 भी प्राकृत संख्या, वर्ग 16, 5 भी प्राकृत संख्या, इसका वर्ग 25। यानी कि x और इस x का गुणधर्म क्या है, x सच दैट, यानी कि जहाँ x क्या एक प्राकृत संख्या है का क्या है, वर्ग है। इसको एक और रूप में भी अपने लिख सकते थे। अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x बराबर क्या मान लिया मैंने, n², यानी कि x सच दैट, जहाँ पर x क्या है बराबर मैंने मान लिया n² के, है ना। तो लिखेंगे जहाँ जो n है किसका अवयव है, प्राकृत संख्या का अवयव है, यानी कि n बराबर, n का मान नेचुरल नंबर में से 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो x का मान 4 मिल जाएगा, अपने को ये मिल जाएगा। n का नेचुरल नंबर में से 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, तो x बराबर अपने को 9 मिल जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा। 4 रखेंगे तो x बराबर 16, ये मिल जाएगा। 5 रखेंगे तो 25, यानी कि a बराबर x सच दैट x बराबर n², जहाँ n क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। एग्जाम्पल नंबर 4, समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लेनी है। लेट से इसको मैंने नाम दे दिया, ए कोई सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7। अब अगर इसको अपने ध्यान से देखेंगे, जो ऊपर वाला अवयव है नीचे वाले से क्या है, 1 कम है, या कहेंगे ऊपर जो अवयव है उससे 1 ज़्यादा क्या है, हर में, यानी कि नीचे अवयव है, यानी कि ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 तो 3, यानी कि 1 ज़्यादा, ऊपर 3 तो नीचे 4, यानी कि 1 ज़्यादा, ऊपर 4 तो नीचे 5, यानी कि 1 ज़्यादा, ऊपर 5 तो नीचे 6, यानी कि 1 ज़्यादा, ऊपर 4 नीचे 7, यानी कि 1 ज़्यादा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए मान लिया इसके अंदर x एलिमेंट है, सच दैट जहाँ पर x क्या है, अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है, n+1, यानी कि n का मान 1 रखेंगे तो 1/1 + 1, यानी कि 1/2, n का मान 2 रखेंगे तो 2/2 + 1 2/3, 3 रखेंगे तो 3 + 1 3/4। इसी तरह से ये अपने को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म मिल जाएगी, यानी कि a बराबर क्या है, x कोई एलिमेंट है, अब उस x का गुणधर्म क्या है, यानी कि x की परिभाषा क्या है, सच दैट x बराबर क्या है, n/n+1, जहाँ जो n होगा किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का होगा। अब नेचुरल नंबर तो बहुत हो सकते हैं, यानी कि n की कोई लिमिट भी तो होगी, क्योंकि कहा था कि ये 6/7, यानी कि n का मान ऊपर 6 रख सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, n का मान 6 रख सकते हैं, यानी कि n की कोई लिमिट होगी, वो क्या होगी, यानी कि n तो क्या है 6 भी हो सकता है, और 6 के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी कि
x बराबर n अपॉन n प्लस, जहाँ n किसका अवयव है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं का है, तो जो n होगा वो 1 के बराबर या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 6 के बराबर या 6 से क्या है, छोटा होगा, और इसको लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बराबर n अपॉन n प्लस 1, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या होगा, 6 के बराबर या 6 से कम होगा, यहाँ 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 रखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/4 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4/5 मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो 5/6 मिल जाएगा, 6 रखेंगे तो 6/7। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 का अपने को सेट बिल्डर फॉर्म मिल गया। अब आइए चलते हैं आखिरी उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या करना है, इनको मिलान करना है, भी 1 नंबर का ए है, बी है, सी है, या डी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरफ वाले समुच्चयों का इस वालों से क्या करना है, मिलान करना है। अब देखो अगर यहाँ पर देखो x सच दैट x शब्द प्रिंसिपल का क्या है, एक अक्षर है। अगर इसको आप रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो p लिखेंगे, यानी कि रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को अलग अलग कॉमा द्वारा अलग करके मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। p लिख दिया, ठीक है, कॉमा लगा के r लिख दिया, ठीक है, फिर i लिख दिया, फिर n लिख दिया, फिर c लिख दिया। क्या आप i लिखेंगे क्या, नहीं, i पहले अपने लिख चुके हैं। समुच्चय के अंदर अब एक ही अवयव 2 बार नहीं आ सकता। क्या p लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि p पहले आ चुका है। a लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, l लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो 1 नंबर का मिलान किसके साथ हो जाएगा, d के साथ। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने कहा था कि जो समुच्चय में जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने को जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें उसने जो प्रिंसिपल शब्द दिया था वो कैपिटल लेटर में दे दिया। अगर ये कैपिटल लेटर में दे दिया तो इसका जो रोस्टर यहाँ टेबुलर फॉर्म होगी उसको भी अपने क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, x एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर क्या है, 1 है, यानी कि x + 1 बराबर 1 कब होगा, यानी कि जब x बराबर क्या होगा, 0, यानी कि प्लस का 1 अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो x बराबर क्या, 0। यदि कि अपने को वो समुच्चय देखना है जिसके अंदर क्या हो, 0 वाला अवयव हो, तो यहाँ से देखेंगे तो 2 नंबर में क्या है, 0 वाला अवयव है। अब देखो x एक पूर्णांक है और x² - 9 बराबर क्या है, 0, यानी कि x² - 9 बराबर 0, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 9। फिर यहाँ से x का मान निकालूँ तो क्या आ जाएगा, +-3, यानी कि जो समुच्चय के अंदर अवयव है 3 भी हो सकता है और -3 भी, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3 और 3। अब देखेंगे अपने को कौन सा दिया है, क्या दिया है, 3, -3, तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अब देखो x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का क्या है, भाजक है। अब देखो 1 18 का भाजक है, हाँ है, क्योंकि 1 का 18 में भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 18 का भी भाग जाता है। तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म भी थी, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 6 9 18, यानी कि ये वे x का गुणधर्म दे रखा था। अगर इसमें एलिमेंट लिखें तो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 6 9 18, ये सारे के सारे क्या होंगे, 18 के भाजक, यानी कि इनका 18 में पूरा भाग चला जाएगा। तो ये थी अपनी पहली क्लास, कक्षा 11 NCERT RBSE क्लास 1 चैप्टर फर्स्ट सेट, यानी इसका पार्ट फर्स्ट, यानी कि अपने एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो थ्योरी थी या जो एग्जाम्पल थे वो अपने इस क्लास में क्या किए, कवर किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ, अगर मिलते हैं कल अगली क्लास में। कल अपने करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। धन्यवाद।